हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज का वीडियो पूरे कंसंट्रेशन से देखिए, बिकॉज आज इस वीडियो के बाद आपका कोडिंग करने की वे जो है तरीका है बिल्कुल बदल जाएगी। कोडिंग समझने की तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि आज हम मेमोरी का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ पूरे कंसंट्रेशन से देखिए। इसके पहले वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में हाई लेवल टच किया है कि फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं। आने वाले टाइम में इस वीडियो के बाद डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसी मेमोरी का यूज करके, इसी एक्सप्लेनेशन का यूज करके हम हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आज का वीडियो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। उसके पहले गाइज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि दोबारा आपको कोडिंग पढ़ने की नीड ही ना पड़े। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पे हमारे, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मेरा जो लेबर है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंक्शन विथ रैम। तो पहले हम रैम के बारे में देखेंगे दोस्तों कि रैम है क्या एक्चुअली। पूरे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों जो कोड है, कोड इज नथिंग बट, जो भी कोड होता है उसका मेन रोल क्या होता है, रैम के अंदर ही होता है। जो भी कोड लिखते हैं वो कहाँ जाता है, जब एग्जीक्यूशन होता है तो रैम के अंदर जाता है। रैम क्या है, रैम नथिंग बट है मेमोरी बॉक्स है, मैं बोला था। इसका साइज वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, मानी लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। बट इतना समझिए, रैम ये है। रैम कुछ नहीं, जब भी हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा किस में जाता है, रैम के अंदर जाता है। रैम क्या है, मेमोरी है। इसमें मेमोरी बॉक्स, छोटे मेमोरी बॉक्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अब रैम का पूरा डेटा जो होता है दोस्तों, पूरा बॉक्स होता है, हम यूज नहीं करते। रैम का कुछ सेक्शन, देयर इज नो स्पेसिफिक सेक्शन, बट इतना समझिए कि कुछ सेक्शन जो होता है वो रिजर्व्ड होता है। रिजर्व्ड मींस क्या होता है दोस्तों, यानी बुक होता है। क्यों बुक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल जो होते हैं, जो इंटरनल सिस्टम होते हैं, वो यूज करते हैं इसको। तो इसके बारे में हमको बात नहीं करना है, ये इस स्पेस को आप टच नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं लो एड्रेस। लो एड्रेस मींस क्या होता है दोस्तों, जो मेमोरी बॉक्स होता है ना, इसका एड्रेस होता है। तो सपोज यहां से स्टार्ट हुआ है 0 1 2, ये एड्रेस मैं बताया था ना, पिन कोड। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ, तो लेट्स अज्यूम कि 0 से 2000 तक जो एड्रेस होता है वो लो एड्रेस बोलते हैं इसको, लो एड्रेस। लो एड्रेस मींस क्या, मेमोरी बॉक्स का एड्रेस होता है, जिसको हम यूज नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। इतना मान के चलिए कि एरर आता है, लो एड्रेस को आप टच करेंगे तो उस एरर को बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। यानी कि कोई मेमोरी बॉक्स जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिस्टम के लिए अवेलेबल है, आप उसको टच करेंगे तो उस कंडीशन में सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेगमेंटेशन फॉल्ट। इफ एनी मेमोरी देयर इज नो अलाउड टू एक्सेस दैट, इट्स इलीगल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो बनाएंगे एग्जांपल के साथ, बट अभी कंफ्यूज नहीं होना है। इतना समझिए कि अगर कोई मेमोरी बॉक्स हमारे हक में नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, अब जो रिमेनिंग सेक्शन है दोस्तों, इसको बोलते हैं यूजर स्पेस। यूजर स्पेस क्यों, कि हम इसका यूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा रैम ही है, लेकिन इसका कुछ सेक्शन हम यूज नहीं कर सकते जो रिजर्व्ड है, बाकी क्या यूजर स्पेस। अब इसी यूजर स्पेस को पूरे एक बड़े लेवल पर समझिए कि ये पूरा का पूरा यूजर स्पेस है। अब इसको क्या किया गया है दोस्तों, कि जो यूजर स्पेस है इसको डिवाइड किया गया कुछ कुछ सेक्शन में। क्यों, क्योंकि सेपरेशन हो सके। क्योंकि जब कोड रन करता है, बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे तरह तरह के मेमोरी एलोकेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या किया गया, रैम का कुछ सेक्शन को स्प्लिट किया गया, डिवाइड किया गया, ताकि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से समझ पाएंगे कि हाँ, डेटा कहाँ कहाँ स्टोर है। तो देखिए इसमें क्या है, इसी को मेमोरी सेगमेंटेशन बोलते हैं। देखिए एक मेमोरी सेक्शन भी पढ़ेंगे, उसमें तो मेमोरी का मैं पूरा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा आपके सामने, लेकिन अभी खोलने से आपको समझ में आएगा नहीं। तो जितनी रिक्वायरमेंट उतना दे रहा हूं, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो देखिए, तो ये रैम का जो बाकी सेक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसको कैसे डिवाइड किया है, देखिए कमांड लाइन आर्गुमेंट, उसी को कुछ सेक्शन कमांड लाइन आर्गुमेंट को दे दिया गया है। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, कि जो कंसोल है दोस्तों, जहां पे हम लिखते हैं ना स्कैन, सपोज स्कैन करना चाहता है यूजर से, तो जहां यूजर इंटर करता है तो कहां जाता है, कंसोल के ऊपर। 2 4 जो भी डेटा हम इंटर करते हैं कीबोर्ड से, वो कंसोल के ऊपर जाता है। तो वहां से भी हम इनपुट ले सकते हैं। तो ये अलग है, ये एडवांस कोडिंग में जाएगा, हम पढ़ाएंगे आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, तो उसके लिए रिजर्व किया गया है। इतना समझिए। स्टैक, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टैक ही एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर, जिसके अंदर हम जो भी डेटा कोड करते हैं ना, मैक्सिमम डेटा किस में जाकर रहता है दोस्तों, स्टैक के अंदर।
अब देखिए होल क्या है, हीप क्या है, ये सब डायनेमिक मेमोरी है, इसके बारे में अभी हमको समझने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या है, इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज्ड मीन सपोज हम ऐसे लिखते हैं इंट x इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, ये x का डेटा क्या हुआ दोस्तों, इसमें डेटा इनिशियलाइज्ड हो गया। इनिशियलाइज्ड ऐसे केसेस को जो डेटा होते हैं उस किस में जाते हैं, इनिशियलाइज्ड मेमोरी बॉक्स में जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, देखिए बाकी जितने भी डेटा हैं वो सब स्टैक में जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, सब स्टैक में जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम कभी स्टैटिक यूज कर लेंगे, ऑटो यूज करेंगे, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं, ये मेमोरी के साथ यूज करके हम देखेंगे ये क्या होते हैं। तो उस टाइम आपको बताएंगे कि डेटा सेगमेंट क्या है, अनइनिशियलाइज्ड क्या है, इनिशियलाइज्ड क्या है। तो इसमें भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट सेगमेंट को हम कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोड सेगमेंट। क्यों कोड सेगमेंट बोलते हैं, कि जो हमारा कोड है वो इसी में रखा जाता है। जब रन होता है तो कोड कहाँ रखा जाता है, इसी में रखा जाता है। कोड पूरा का पूरा जो कोड है उसका बहुत सारा स्टेप है ना दोस्तों, कंपाइलर के पास जाने के पहले, तो वो सब जो कोड होते हैं वो टेक्स्ट सेगमेंट में रखते हैं। ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये रीड ओनली सेक्शन है। रुकिए थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ देखिए दोस्तों, मैं इरेज कर दिया हूं ताकि कंफ्यूजन हो। आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, अगर कोई डेटा लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखिए मैं नोट्स नहीं देता हूं, क्योंकि नोट्स देने में क्या है कि आप रट्टू सा हो जाओगे, मगअप करोगे। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, आप अपने स्टाइल में नोट्स बनाओ, फिर देखना मजा, कोडिंग करने का मजा क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि ये सब के बारे में अभी हमको देखने की जरूरत नहीं, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी हम ये भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी अभी जाने का। आप केवल इतना समझिए, स्टैक। स्टैक मींस क्या होता है, जहां पे जितने भी डेटा स्टोर होते हैं ज्यादातर स्टैक में होते हैं, इतना समझिए। ये दूसरा चीज क्या है, कोड सेगमेंट। इसको टेक्स्ट सेगमेंट भी बोलते हैं या कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। ये रीड ओनली है दोस्तों। रीड ओनली क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा कोड होता है सबसे पहले इसी में आकर स्टोर होता है। कोड पूरा का पूरा कोड, सपोज ये कोड है वो लिखे हमने यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा कोड टेक्स्ट सेगमेंट में आ जाता है। जो डेटा टेक्स्ट सेगमेंट में आ गया, इतना समझिए, जो डेटा, कोई भी डेटा, अगर कोई डेटा टेक्स्ट सेगमेंट में आ गया तो उसको हम फिर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज ओनली रीड ओनली। उसको रीड कर सकते हैं, रीडिंग इज पॉसिबल, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई करने जाएंगे तो फिर एरर दिखाएगा। हम देखेंगे कौन सा एरर दिखाता है, बट जस्ट टच कर दिए कि टेक्स्ट सेगमेंट क्या होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट सेगमेंट कोड सेगमेंट होता है, क्योंकि इसका कोड इसलिए नाम है कोड सेगमेंट, क्योंकि इसमें कोड रखा जाता है। कुछ और भी डेटा रख सकते हैं, बट कोई भी डेटा इसमें रखेंगे उससे मतलब नहीं है, वो केवल रीड किया जा सकता है। एक बार रखने के बाद रीड किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उस डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे दोस्तों केवल स्टैक पे। यही गेम चेंजर साबित होगा हमारे कोड के लिए। जो भी हम कोड लिखते हैं दोस्तों, जितना भी कोड लिखते हैं, उसका जो भी डेटा वेरिएबल होता है वो किसमें जाता है, देखिए लोकल वेरिएबल, स्टैक फ्रेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट, ये सब चीजें किस में आता है, स्टैक के अंदर आता है। अब देखिए स्टैक फ्रेम क्या है दोस्तों, स्टैक फ्रेम क्या है कि जो भी एक फंक्शन है, मैं क्या बताया था, जितने भी फंक्शन होते हैं हर एक फंक्शन के पास स्टैक फ्रेम होता है। स्टैक फ्रेम मींस नथिंग बट अ सेपरेट मेमोरी, और किसी के अंदर होता है, वो स्टैक के अंदर होता है। यानी ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा स्टैक है, ऐसे समझिए पूरा का पूरा रैम है, इस पूरे के पूरे रैम में ये पूरा का पूरा स्टैक है, ऐसे समझिए। इस स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम है, ऐसे छोटे छोटे जितने फंक्शन होंगे उतना। स्टैक फ्रेम 1 समझिए, इसको स्टैक फ्रेम 2 समझिए, ऐसे ऐसे डॉट 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 स्टैक फ्रेम n तक जाएगा। यानी कि हर एक फंक्शन के पास एक स्टैक फ्रेम होता है, इतना याद रखिए। ईच फंक्शन हैज वन स्टैक फ्रेम, समझ में आ रहा है। और स्टैक फ्रेम क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर डेटा है उसको स्टोर करके रखता है। जैसे देखिए ये मेन फंक्शन है, तो हर एक फंक्शन के पास स्टैक फ्रेम होता है, इतना याद रखिएगा। कर्ली ब्रेसलेट जहां भी लिखा होता है दोस्तों, वहां से एक बॉक्स स्टार्ट होता है, और जहां इंड होता है वहां पे एक बॉक्स क्लोज होता है। ये एक बॉक्स मानिए, ऐसे समझिए, ये एक हो गया स्टैक फ्रेम, ये लॉजिक है। ये भी एक फंक्शन है, यहां भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गया, तो यहां से एक स्टैक फ्रेम स्टार्ट हो गया, ऐसे स्टैक फ्रेम चला, और जहां पे कर्ली ब्रेसेस इंड हुआ वहां पे स्टैक फ्रेम इंड हो गया। ठीक, अच्छा लगा, ऐसे समझिए। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड, कंफ्यूज ना होने के लिए मैं बताऊं। ये तरीका हम हमेशा यूज करते हैं, आप भी यूज किया करो। जहां भी कर्ली ब्रेसेस दिखे वहां से ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, जहां कर्ली ब्रेसेस एंड हो वहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, बॉक्स क्लोज कर दो। तो ये हो गया आपका स्टैक फ्रेम 1, जो किसका स्टैक फ्रेम है, मेन का। मेन क्या है, मेन फंक्शन है। ये है स्टैक फ्रेम 2, ये किसका है, इसका नाम क्या है, चेक, तो ये है सपोज चेक का। इसी तरह जितने फंक्शन होते हैं दोस्तों, उतने फंक्शन का स्टैक फ्रेम होता है। और ये स्टैक फ्रेम करता क्या है, इस डेटा का मेमोरी बॉक्स, यानी यहां पे एक मेमोरी बॉक्स बनेगा जिसका नाम होगा x, इसके अंदर 5 स्टोर हो गया। ये क्या है, एक मेमोरी बॉक्स बनेगा c, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। यहां पे भी एक मेमोरी बॉक्स बनेगा x, जिसके अंदर 7 है।
प्रिंट कहाँ हो जाएगा, कंसोल के ऊपर हो जाएगा, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। जितने डेटा स्टोर होता है, जितने मेमोरी बॉक्स एलोकेशन होते हैं, वो किसके अंदर, स्टैक फ्रेम 1 के अंदर होते हैं। तब देखेंगे स्टैक फ्रेम 1 के अंदर क्या क्या होते हैं दोस्तों। देखिए क्यों स्टैक फ्रेम का यूज करते हैं, अभी समझिए, यहां पे अभी फिर से समझाते हैं। देखिए तो मैं बताया कि जो रैम है, रैम के अंदर एक स्टैक होता है, एंड स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम होता है, छोटे छोटे। हर एक स्टैक फ्रेम मींस एक फंक्शन का स्टैक फ्रेम है। तो स्टैक फ्रेम कैसे समझना होता है, जो भी फंक्शन है उसको वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो और क्लोज करो। ये यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए स्टैक फ्रेम के अंदर होता क्या है, स्टैक फ्रेम के अंदर ये 3 डेटा होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एटलीस्ट रिटर्न टाइप होगा। क्यों रिटर्न टाइप होगा, देखिए स्टैक फ्रेम का क्या लॉजिक है दोस्तों। देखिए हर एक फंक्शन के पास ये, अब देखिए होता क्या है, सपोज यहां से किसी फंक्शन को आपने कॉल किया, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद इसको रिटर्न भी तो होता है ना। मैं आपको बताया ना कि जो फंक्शन जहां से कॉल होता है वहां पर रिटर्न होता है। हो सकता है कुछ डेटा लेकर रिटर्न करे या ऐसे ही रिटर्न कर जाए। तो रिटर्न होने के लिए इस फंक्शन को पता तो होना चाहिए कि हमको कहां रिटर्न होना है, कि रैंडम रिटर्न कर जाएगा। तो एक तो एड्रेस पता होना चाहिए, तो उसी को रिटर्न एड्रेस बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जैसे यहां पे चेक कॉल किया, सपोज यहां आएगा एक मेमोरी बॉक्स बनेगा इस स्टैक फ्रेम में, ये स्टैक फ्रेम 1 मानिए, इस स्टैक फ्रेम में एक x बनेगा, 5 बनेगा। उसके बाद क्या हुआ, चेक मींस क्या हुआ, दूसरी के पास गया। तो जैसे ही दूसरी के पास जाता है दोस्तों यहां वाला, तो इसका स्टैक फ्रेम क्या होगा, इसका स्टैक फ्रेम बनेगा एक ऐसे x7, और यहां पर कंसोल प्रिंट कर दिया। और एक और डेटा, हर एक स्टैक फ्रेम के अंदर एक और डेटा रहता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। यानी कि ये एक डेटा रखेगा, एक डेटा भी रखेगा, जिस डेटा में क्या रहेगा कि इसको रिटर्न कहां होना है, तो रिटर्न कहां होना है, चेक के पास, इस SF1 में रिटर्न होना है। जैसे रिटर्न होता है दोस्तों, ये वाला बॉक्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रखिएगा, डिस्ट्रॉय मींस जैसे इस बॉक्सेस से रिटर्न होता है, ये बॉक्स का काम खत्म हो जाता है, द एंड हो जाता है। यानी कि स्टैक फ्रेम जो भी होता है दोस्तों, एक बार स्टैक फ्रेम से एग्जीक्यूशन कोड रिटर्न होना इन द सेंस जैसे ये कर्ली ब्रेसेस हिट करता है, यानी कि क्या होता है, वो स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय मींस इसका काम खत्म। अब इसमें हो गया, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, सी आएगा, फिर ये रिटर्न कर देगा, फिर ये आ गया, इसके बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि जैसे ही जिस कर्ली ब्रेसेस का बक्सा कंप्लीट होता है, जिस SF का, जिस स्टैक फ्रेम का बक्सा कंप्लीट होता है, उसके बाद वो बक्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है फंक्शन में। याद रखिएगा, इतना समझ में आ रहा है। और यहां पे दो डेटा तो, एक डेटा तो एटलीस्ट रखेगा, 1 डेटा एटलीस्ट, क्या है, रिटर्न टाइप। क्योंकि अगर यहां से यहां आ गया तो यहां रिटर्न होने के लिए तो उसको पता होना चाहिए कि रिटर्न कहां होना है। तो इसीलिए स्टैक फ्रेम के अंदर बाकी हर एक मेमोरी तो बनता ही है, लेकिन एक डेटा और भी रहता है जिसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। वो होल्ड करके रखता है कि हमको रिटर्न कहां होना है। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों प्लीज कमेंट में बताएं, उस पर हम फिर वीडियो बनाकर आपको मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ही बात लिखा हूं मैं, रिटर्न टू कॉलर प्लेस फंक्शन का रूल है, जहां से बुलाया गया है आएगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वहां से रिटर्न होगा। तो रिटर्न होने के लिए पता होना चाहिए ना कहां रिटर्न हो रहा है। इसीलिए स्टैक फ्रेम के अंदर दोस्तों अभी मैं बताया कि रिटर्न एड्रेस मस्ट रहता है। तो देखिए ईच फंक्शन हैज ओन स्टैक फ्रेम, बात तो सही है। कैसे इसको समझेंगे, ऐसे समझिए कि एक रैम हो गया, तो पहला स्टैक फ्रेम किसके लिए, इसके लिए। दूसरा स्टैक फ्रेम किसके लिए, इसके लिए। समझ में, ये क्या है, स्टैक है। एक स्टैक कहां होता है, रैम के अंदर होता है, इतना पता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पे लिखिए इंट x, तो x के लिए मेमोरी बॉक्स बनेगा x5। फिर क्या है, चेक मींस यहां से यहां दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा है मींस एक और स्टैक बन गया। ये किसके लिए स्टैक है, स्टैक फ्रेम 2। ये किसके लिए है, चेक के लिए है। फिर इसके अंदर x है, तो x में 7 लिख दिए। फिर क्या है, प्रिंट कर दिया, प्रिंट तो कंसोल के ऊपर कर दिया। लेकिन यहां पे एक हर मेमोरी बॉक्स स्टैक फ्रेम के पास उसका रिटर्न एड्रेस होना चाहिए कि देखो भैया जब ये बक्सा कंप्लीट हो जाए तो रिटर्न कहां होना है, इसके पास होना है, इस बॉक्से से तुमको कॉल किया गया है। तो क्या करेगा, मींस यहां से कॉल किया गया, यानी जैसे ही ये कर्ली ब्रेसेस का लास्ट पॉइंट जो हिट करेगा, ये क्या करेगा, इस बक्से को डिस्ट्रॉय करके और यहां पर रिटर्न हो जाएगा। याद रखिएगा, डिस्ट्रॉय मींस वो बक्सा इरेज हो गया, मेमोरी में है ही नहीं, यानी इसके अंदर का जो भी डेटा है अब आपको मिल नहीं सकता है, इतना समझिए। ये डेटा एक बार रिटर्न हो गया तो इसका डेटा खत्म, क्योंकि जैसे ये हिट कर दिया लास्ट वाला, यानी कि अब इसका डेटा खत्म हो गया, इसके अंदर का डेटा, ये बॉक्स ही खत्म हो गया। बॉक्स तभी तक रहेगा, ये बॉक्स तब तक रहेगा जब तक कि इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है, अब क्या है, देखिए सपोज यहां भी x है, यहां भी x है, तो आप ऐसे नहीं समझिए कि दोनों एक्स सेम हो गए, क्योंकि हम बताए थे ना कि मेमोरी के अंदर सेम नाम का एलोकेशन नहीं हो सकता। सेम नाम का एलोकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सेम स्टैक फ्रेम के अंदर दो नहीं हो सकते। यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते इंटेक्स, यहां भी इंटेक्स, एक और इंटेक्स लिखेंगे यहां पे, तो ये एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि एक ही बॉक्स के अंदर 2 एक्स तो होगा, तो फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना
कि भैया ये स्टैक फ्रेम 1 है, इसमें 2 नाम कैसे हो गया, ये 2 अलग अलग घर है सर, इतना समझिए, 2 अलग अलग मेमोरी बॉक्स है, 2 अलग अलग स्टैक फ्रेम है। हर एक फंक्शन का एक अलग स्टैक फ्रेम होता है और उसके अंदर उससे रिलेटेड डेटा रखा जाता है। तो दोनों में कोई लिंक नहीं है दोस्तों, इवन दोनों का नेम सेम होगा, मेमोरी का डेटा भी सेम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही फंक्शन का लास्ट बॉक्स मींस लास्ट कर्ली ब्रेसेस हिट होता है, वो बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर रिटर्न हो जाता है यहाँ पे। फिर इसका बॉक्स जो हिट होगा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए चेक को तो मेन ने कॉल किया है, मेन को कौन करता है, देखिए मेन जो फंक्शन होता है दोस्तों वो एंट्री पॉइंट होता है कंपाइलर का, कोड एग्जीक्यूशन का। तो मेन जो कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, फंक्शन है, लाइक इंट इन मीन्स इनिशियलाइज वाला इंट इन, ये कॉल करता है। तो ये डिस्ट्रॉय होकर जब मेन मेथड डिस्ट्रॉय होता है तो किसके पास चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है, इंट इन के पास चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको देना था दोस्तों कि आप इतना ही समझ गइए कि हर एक फंक्शन का एक स्टैक फ्रेम होता है, स्टैक फ्रेम के अंदर उससे रिलेटेड डेटा रखा जाता है और जैसे ही उस मेथड का लास्ट कर्ली ब्रेसेस हिट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो अपने कॉलर फंक्शन के पास चला जाता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रॉय होने का मतलब फिर इसमें कोई डेटा नहीं है, इतना समझ चलिए। लॉजिक क्लियर है दोस्तों? आई थिंक आपको मैं कंफ्यूज नहीं किया हूं। कोई भी डाउट हो दोस्तों प्लीज कमेंट में करें, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे फिर डिटेल में तो हम देखेंगे ही, लेकिन आज जस्ट मेमोरी का हम बता रहे थे कि स्टैक फ्रेम काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए यहां पे 2 फंक्शन है, एक है मेन फंक्शन और एक है ऐड। अब इसमें अभी कंफ्यूज नहीं हो कि इंट क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, आर्गुमेंट क्या है, मैं तो ऐसे प्रीवियस वीडियो में हल्का हाई लेवल टच कर दिया हूं, बट आप जस्ट फोकस कीजिए कि स्टैक फ्रेम क्या है। देखिए सबसे पहले मेन का स्टैक फ्रेम बनेगा, जैसे कंपाइलर यहां से एंट्री करेगा मेन का स्टैक फ्रेम बनेगा। तो देखिए num1 num2 सम पर इसका डेटा ले लिया। अब इसके बाद क्या किया, चला गया ऐड को कॉल किया। ऐड क्या है यहाँ पे, ऐड नंबर मीन्स क्या है, ऐड नंबर मीन्स फंक्शन को कॉल करो, यहां पे कॉल कर दिया। तो जैसे यहां कॉल कर दिया अब इसको रिटर्न भी तो होना है ना, अब तो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लेकिन रिटर्न तो होना है, इसलिए क्या करेगा, इसके लिए ये मीन्स यहां पे ये वाला दूसरा, ये रिटर्न किसका है, जिसने मेन को कॉल किया है। मेन को किसने कॉल किया है, सपोज इंट इन ने कॉल किया, तो ये डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके पास जाएगा। तो फिर अब दूसरा स्टैक फ्रेम बन गया। दूसरा स्टैक फ्रेम किसका है, ऐड का। इसमें क्या है, पहले S0 तो S0। अब रिटर्न टाइप आ गया, रिटर्न टाइप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, यहां भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। रिटर्न क्या है कि जब एग्जीक्यूट हो तो रिटर्न कहां करना है, रिटर्न यहां पे करना है, स्टैक फ्रेम 1 में रिटर्न करना है जहां से ऐड कॉल हुआ है, फिर उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए रिटर्न एड्रेस होना बहुत ही जरूरत है, ठीक है। फिर क्या हुआ, N1 में क्या है, देखिए ये हो गया N1 में 10 हो गया, ये हो गया N2 में क्या हो गया, ये पास किया गया डेटा यहां से 10 and 12, तो उससे रिलेटेड N1 N2 बन गया। N1 N2 मीन्स यहां से मेमोरी बॉक्स बन गया इसका। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, स्टैक फ्रेम मींस पूरा का पूरा अलग होता है। देखिए इंट N1 हम क्या पढ़ाए थे, जब भी ऐसे हम लिखेंगे इंट N1, इसका क्या मतलब होता है नॉर्मल, कि एक मेमोरी बॉक्स बनाओ जिसका नाम N1 है। इसीलिए स्टैक फ्रेम 2 में आप देखेंगे यहाँ पे एक मेमोरी बॉक्स बन गया N1, एक मेमोरी बॉक्स बन गया N2, एक मेमोरी बॉक्स बन गया S। अब ये तीनों में ही अपना सॉल्व कर रहे हैं, तीनों ये दोनों को ऐड करके S में स्टोर कर रहे हैं। यही है देखिए N1 N2। ये नहीं है कि यहां पे N1 है यहां पे N1, दोनों सेम नहीं, 2 अलग अलग बॉक्स है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका डेटा से कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब जैसे ये रिटर्न मींस कोई डेटा रिटर्न कर दिया, लेट्स अज्यूम, तो रिटर्न होने के बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जैसे डिस्ट्रॉय हुआ यानी कि ये फंक्शन खत्म, इस फंक्शन का कोई रोल नहीं है। अब रिटर्न होकर चला आया कहां पे, रिटर्न होकर चला आया यहां पे। अब फिर क्या किया, ये जो इस ऐड नम ने जो रिटर्न किया है डेटा उसको स्टोर कर दिया नम में और उसको प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट करने के बाद ये भी रिटर्न करके 0 हो जाएगा और एक्सटर्न स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहां से रिटर्न होगा तो ये भी रिटर्न होकर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर स्टैक फ्रेम अपीयर होता है, बनता है, क्रिएट होता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाता है जब फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों? आज का वीडियो लेंथी होगा मैं मानता हूं, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि स्टैक फ्रेम जब भी एक मेथड कॉल होगा स्टैक फ्रेम बनेगा, जितना बार कॉल होगा उतनी बार स्टैक फ्रेम बनेगी और उससे रिलेटेड डेटा उसमें रखा जाएगा। इन दोनों डेटा में कोई लिंक नहीं है। जैसे ये काम खत्म ये डिस्ट्रॉय होगा, फिर इसको जाएगा, फिर ये काम खत्म डिस्ट्रॉय होगा, रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एक और एग्जांपल देख लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फिर मैं लॉजिक क्या बताऊं, जहां कर्ली ब्रेसेस हो उसको, जहां इंड हो उसको एक स्टैक फ्रेम मान के चलो। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे मान लो, स्टैक फ्रेम 1 स्टैक फ्रेम 2। ये स्टैक फ्रेम मेन का है, देखिए ये स्टैक फ्रेम मेन का है
एंड ये स्टैक फ्रेम 2 हो गया। अब स्टैक फ्रेम जो होता है दोस्तों, हम बताएं हर एक फंक्शन का होता है, तो एक स्टैक फ्रेम 2 हो गया, उसी चीज को अलग से बनाया गया है, ठीक है। अब इसके जितने मेमोरी बॉक्स होते हैं, बॉक्स कैसे इनिशियलाइज होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो वही चीज देखिए, N1 का N1 10 ले लिया, N2 20 ले लिया, सम 0 ले लिया, एंड रिटर्न एड्रेस। मेन का कॉलर कौन सा है, मेन को जिसने कॉल किया वहां पर रिटर्न होने के लिए इसका एड्रेस रख लिया। फिर इसने जैसे ऐड को कॉल किया, क्या किया दोस्तों, ऐड का एक बना, इसमें क्या है, सम 0 रिटर्न किसने कॉल किया, मेन ने कॉल किया, तो मेन पर रिटर्न होने के लिए इसका एड्रेस रखेगा। N1 मीन्स 10, N2 मीन्स, ये काम खत्म। जैसे काम खत्म हुआ, कर्ली ब्रेसेस इंड हुआ, कर्ली ब्रेसेस इंड हुआ मीन्स ये डिस्ट्रॉय, फिर यहां पर आ गया, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये डिस्ट्रॉय, फिर क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न चला गया। जैसे मेन डिस्ट्रॉय होता है, कहां चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो ये लॉजिक है दोस्तों। ये प्लीज इसको, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, प्लीज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। लॉजिक यही दोस्तों कि हर एक फंक्शन के पास एक स्टैक फ्रेम होता है, और उस स्टैक फ्रेम के अंदर जितना मेमोरी बॉक्स एलोकेट करना है करो, जितना डेटा स्टोर करना है स्टोर करो, फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा, दूसरे फंक्शन का भी एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। खैर आने वाले टाइम में हर एक एग्जाम्पल को ही हम स्टैक फ्रेम से देखेंगे, तो आपका धीरे धीरे कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और आप अच्छे समझ जाएंगे। तो यहां भी होगा। अब देखिए, इन दोनों मेमोरी में कोई रिलेशन नहीं होता है, भले नाम सेम हो। सपोज इसका भी X में 5 स्टोर है, इसका भी X में 5 स्टोर, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी ये डेटा इसका लोकल है, ये डेटा इस बॉक्स का लोकल है, इतना समझिए। हर एक बॉक्स के अंदर जो डेटा है उसका लोकल डेटा है, इसी को लोकल डेटा भी बोलते हैं दोस्तों। खैर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और लोकल के ऊपर, ग्लोबल के ऊपर, और फिर भी हर एक बॉक्स के अंदर, अब इस बॉक्स के बाहर इस डेटा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इतना समझिए। और जैसे ही बॉक्स का काम खत्म होता है, बॉक्सर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स ये डेटा इरेज हो जाता है, ये डेटा रहता ही नहीं है। अब दोबारा सर्च करने की कोशिश करेंगे तो डेटा क्या है, इरेज हो गया, तो रहेगा ही नहीं, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही बताया, कॉल एंड डिस्ट्रॉय का मेथड आपको बताया कि जैसे सपोज एक स्टैक फ्रेम बना, स्टैक फ्रेम 1, इससे एक और मेथड कॉल हुआ, तो क्या हुआ, स्टैक फ्रेम 2 बन गया। सपोज इसके अंदर से एक और स्टैक फ्रेम कॉल हो गया, मेथड स्टैक फ्रेम 3, ऐसे जितना होता चलते जाएगा। अब उसके बाद डिस्ट्रॉय क्या होता है, सबसे लास्ट वाला फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा, फिर यहां रिटर्न होगा, फिर ये डिस्ट्रॉय होगा, फिर यहां रिटर्न होगा, फिर ये डिस्ट्रॉय होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाएगा। तो यही समझिएगा, यही लॉजिक है। सबसे लास्ट में जो फंक्शन कॉल होते हैं उसको फर्स्ट में डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, ये लॉजिक है। तो स्टैक फ्रेम में जितना डेटा स्टोर करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा फंक्शन बुलाएगा, दूसरा बोलेगा, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना स्टैक फ्रेम कॉल होता है उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले लास्ट वाला डिस्ट्रॉय होगा, यानी इस फंक्शन का काम कंप्लीट होगा, फिर दूसरे का कंप्लीट होगा, फिर तीसरे का कंप्लीट, फिर चौथे का, सबसे लास्ट में मेन डिस्ट्रॉय होता है। एंड मेन जब खत्म होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाता है, फिर कोड क्या होता है, द एंड हो जाता है। तो कॉल में क्या हो गया, कॉल मींस जब भी कॉल करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, और सॉरी, जब भी कॉल करेंगे तो आपका स्टैक फ्रेम बनेगा, एंड जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो दूसरे स्टैक फ्रेम के पास रिटर्न हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कॉल एंड डिस्ट्रॉय रूल। ये टेक्निक इतना इजी है दोस्तों कि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कोड करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, बिल्कुल नजरिया इसका चेंज हो जाएगा। तो प्लीज इसको अच्छे से चेकआउट करेंगे। तो मैं मानता हूं तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश किया हूं कि स्टैक फ्रेम क्या है। स्टैक फ्रेम किसके अंदर है दोस्तों, रैम के अंदर। रैम के अंदर भी किसके अंदर, स्टैक के अंदर। यानी रैम, उसके बाद स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम 1, स्टैक फ्रेम 2। स्टैक फ्रेम 1 क्या है, स्टैक फ्रेम 2 क्या है, हर एक फंक्शन का एक स्टैक फ्रेम होता है। आने वाले टाइम में एग्जाम्पल के साथ और देखेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी ये चीज माइंड में बिल्कुल बैठा लें, अच्छे से समझ लें। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो एक बार और देखें। मैं मानता हूं वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए इस वीडियो को लेंदी बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो अगला वीडियो अब स्टार्ट करेंगे, अब आएगा मजा। अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, पहला फंक्शन का जो पहला टाइप है उसको देखेंगे, और सब में स्टैक फ्रेम का यूज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और वो भी स्टैक फ्रेम का यूज करके आपको देखेंगे कितना इजी में आप फंक्शन को बना पाते हो। रूल यही है, स्टैक फ्रेम जहां कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो, स्टैक फ्रेम स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस इंडो, स्टैक फ्रेम इंडो होता है। इसका डेटा इसी में रहता है, बाहर नहीं जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट, बूस्टर 1 बूस्टर 2 प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, इसको चेकआउट करें। उसमें हम मेमोरी डायग्राम के हिसाब से जैसे आज बताया ना, उसी तरह हल्का फुल्का उधर भी इन्फो दिए हुए हैं ताकि आपको कोडिंग करने में इंटरेस्ट आ जाए, कोडिंग से आपको प्यार हो जाए, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों कि कोई टेक्निक बदलना चाहते हैं, वीडियो कोई समझ में नहीं आया, दोबारा टॉपिक बनाना चाहते हैं, सब पे आपके लिए वेलकम है, ठीक है। शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, वो भी बेनिफिट ले सकें। सब्सक्राइब करेगा पहली बार चैनल पे हैं अगर, डोंट माइंड कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो। थैंक यू ऑन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।